हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। रिवीजन का टाइम आ चुका है। आप सबका धड़ाधड़ रिवीजन चल रहा है, बोर्ड के एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। रिवाइज करेंगे बेटा, क्योंकि रिवीजन का टाइम है। अब हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ लिया है, अब हमें सिर्फ फॉर्मूलों को रिवाइज करना और मेन पॉइंट्स को देखना है। कोशिश करूंगी कि आपका ये पूरा चैप्टर है उसको 20 मिनट में कंप्लीट करा दूं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को, सॉल्यूशन को। और देखो मैंने लगा दिया है टाइमर, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 20 मिनट में हम कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन बना होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर होता है और हम जो पढ़ रहे हैं, हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो सारे फॉर्मूले जो होंगे वो बाइनरी सॉल्यूशन को ध्यान में रखकर ही आपको याद करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की, जो हमें क्या बताती है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में पहला फॉर्मूला है परसेंट W/W, जिसे मास परसेंट कहते हैं। तो अगर ऊपर W लिखा हुआ है तो मास ऑफ द कंपोनेंट, या आप ऐसे याद करें, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। देखो परसेंटेज लगा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में केवल एक फॉर्मूले को छोड़कर सब में नीचे सॉल्यूशन आएगा और ऊपर सॉल्यूट आएगा। बस ये याद रखना है इन सारे फॉर्मूले में आपको। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या बना? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर आपसे वॉल्यूम परसेंट पूछ ले, परसेंट V/V पूछ ले, तो क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया। यहीं पे एक और चीज बताती हूँ, अगर आपको आ जाए व्हाट इज द मीन ऑफ 20% W/W, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है बेटा? 20% W/W का मतलब है कि 20 ग्राम, अगर ग्लूकोज का सॉल्यूशन पूछ रहा है तो 20 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आपसे पूछ रहा है 30% V/V का मतलब क्या होगा? V/V ऑफ यूरिया बोल दिया मान लो, या आपको बोल दिया HCl बोल दिया, 30% V/V HCl। तो आप क्या लिखेंगे वहां पे? 30 ml HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट। नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन है, ऊपर न्यूमरेटर में सॉल्यूट है, और परसेंट की बात कर रहा है तो इनटू 100 है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अगला है परसेंट W/V। इसमें क्या लेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर सॉल्यूट का मास लेंगे, नीचे V लिखा है तो वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का इनटू 100। ये हमारा हो गया थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ है PPM, पार्ट्स पर मिलियन। देखो अब तक परसेंटेज की बात करें तब मिलियन की बात कर रहे हैं। तो मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपोनेंट इनटू 10⁶, मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंट है तो 100 से, मिलियन है तो 10⁶ से। ये कहाँ यूज करते हैं? जहां पर अमाउंट ट्रेसेस में लिया जाता है वहां पर यूज करते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे कि हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, उसका मतलब उसमें एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। अगर मैंने मान लिया कि A क्या है? सॉल्यूट है, और B क्या है? सॉल्वेंट है, तो अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जिसका आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, वो ऊपर रहेगा और नीचे सॉल्यूशन आएगा, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन आएगा हर एक फॉर्मूले में। तो ये सॉल्यूशन के मोल हो गए। अब आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, काई से शो करते हैं मोल फ्रैक्शन को, और सॉल्वेंट का ही मोल ऊपर आ जाएंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट मोल्स आ जाएंगे। देखो ये मोल फ्रैक्शन है तो वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। XA की वैल्यू 1 से कम होगी, XB की वैल्यू, XB बोल रही हूँ, काई बोलते हैं वैसे इसको, काई A और काई B की वैल्यू 1 से कम होगी। तो काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आपने काई A निकाल लिया तो 1 में से माइनस करके काई B निकाल लेंगे। अगला है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल M से हम शो करते हैं, बहुत सारी जगह यूज करते हैं, और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर भी सॉल्यूशन है। मोल पर लीटर इसका क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। और अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स आपको यहां निकालने नहीं आते, यहां नहीं निकालने आते, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। अब एक फॉर्मूला आएगा मोलैलिटी। अब तक हमने कहा था कि डिनोमिनेटर में क्या आता है? सॉल्यूशन आता है। पहला फॉर्मूला, डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आएगा। केवल यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर सॉल्वेंट लेंगे डिनोमिनेटर में, और यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर केजी हो जाएगी।
दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इनकी हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को निकालते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो जब डिसॉल्व होता है तो उसको डिसोल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल आपस में इकट्ठे होकर क्रिस्टलाइज करते हैं, तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलती रहती हैं, और जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है तो बन जाता है आपका जो ये सॉल्यूशन बन जाता है। इस स्टेज को हम कहते हैं कि सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी आ गई है, क्योंकि इस स्टेज पर आप अगर और सॉल्यूट डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। नाउ दिस सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये एक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, इसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी हम पढ़ेंगे दो चीजों की, या तो हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर लें या फिर हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर लें, यही दो हम सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर। तो अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं और ये हमारी इक्वेशन है, और जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं जो कि हमारा सॉलिड सॉल्यूट है, और रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक हो रही है, देखो क्योंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो ली चैटलियर प्रिंसिपल लगेगा। रिएक्शन एंडोथर्मिक हो रही है, एंडोथर्मिक हो रही है कि टेम्परेचर इस साइड ज्यादा है, और आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को अगर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन कैसे जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, तो टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन वहीं पे अगर ये जो रिएक्शन होगी, जब आपने किसी सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाला और रिएक्शन हो जाए एक्सोथर्मिक, गर्म हो जाए आपका बीकर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाए, यानी कि हीट इस साइड, प्रोडक्ट के साइड हीट बढ़ रही है और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी घट जाती है इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप सॉलिड को डिसॉल्व करते हो लिक्विड में, क्योंकि सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। चलिए गैसेस की बात करते हैं। अगर हम गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना चाहते हैं, आपको पता है कोल्ड ड्रिंक आपने पी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स आपने पी है, वहां पर क्या होती है, CO2 गैस को डिसॉल्व किया हुआ होता है। तो अगर हम गैस को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड के अंदर, तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। जी हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो गैस के मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो सॉल्यूशन को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। प्रेशर अगर बढ़ा दें तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल। प्रेशर बढ़ाने पर गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो प्रेशराइज होंगे, वो जाने की कोशिश करेंगे और डिसॉल्व होंगे। आपको पता है हाई प्रेशर में ही गैस को डिसॉल्व किया हो जाता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, क्योंकि जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं, प्रेशर रिलीज करते हैं, तेजी से गैस बाहर निकलती है। तो सॉल्युबिलिटी के बाद हम अगला लॉ पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ। जल्दी से करें इसको नोट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, हमारा अगला फॉर्मूला है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि गैस की सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट, ठीक है, इन सॉल्यूशन, सॉरी, है ना, ये गैस की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है। वहीं राउल्ट्स लॉ हमें क्या बताता है, ये सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है। दो ही सॉल्युबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी और गैस की सॉल्युबिलिटी। तो गैस की सॉल्युबिलिटी में यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर है गैस का इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। एक्स इज द मोल फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द गैस। यहाँ पे जो अमाउंट प्रेजेंट है गैस का, यानी कि सॉल्युबिलिटी है जो गैस की, उसको हम एक्स से या मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। P इज अ प्रेशर, P इज अ प्रेशर, KH इज अ हेनरी कांस्टेंट। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। जैसे जैसे जो KH होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। KH आप बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो KH की वैल्यू बढ़ेगी। हर एक गैस के लिए स्पेसिफिक KH की वैल्यू होती है, अलग अलग होती है। सॉल्वेंट के लिए भी KH की वैल्यू अलग अलग होती है। अगली बात यह है कि देखो जो x है, अगर सॉल्युबिलिटी फिर KH पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे KH बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घटेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो KH घटेगा, ठीक है, बिकॉज प्रेशर और x के, प्रेशर के, पार्शियल प्रेशर के और सॉल्युबिलिटी के लीनियर फंक्शन होता है क्या, हेनरी कांस्टेंट। तो हेनरी कांस्टेंट की ये बातें ध्यान में रखेंगे। साथ में इसके एप्लीकेशन है, जैसे कि CO2 गैस डिसॉल्व रहती है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, या फिर जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो लो टेम्परेचर पर बहुत अच्छा महसूस करते हैं, पानी के अंदर अच्छी तरह से रह पाते हैं, क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है लो टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट जाती है। स्कूबा डाइविंग का टॉपिक जो है वो आप पढ़ेंगे, बैंड्स हो जाते हैं, है ना, तो इसके लिए वहां पर हमें क्या यूज करने पड़ता है, सिलेंडर यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बताता है हमें सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पर क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो P0, यानी कि P0 है प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर।
देखिए प्रेशर यानी कि हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिक्विड है, इसको हीट किया, प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हुई, वेपर्स बनी और इन वेपर्स ने वापस से इसके ऊपर जो प्रेशर डाला दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है ये वेपर प्रेशर है ना, सॉल्यूशन का P नॉट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन दिस एरिया, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, राइट। अब अगर मैं एक एक कंपोनेंट की बात करूं, अगर दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है, सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, दोनों की वेपर्स बनेंगी, दोनों वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो एक ए को मैंने यहाँ पर सॉल्यूट मान लिया है और बी को मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट मान लिया है, दो कंपोनेंट, एक ए और एक बी। तो ए का क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी क्या होंगे, दोनों प्रेशर कंबाइन होकर टोटल प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो पीटी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला आ जाएगा। आप या तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये आपको याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना है, और आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द ग्राफ जिसमें हमने दोनों कंपोनेंट को यूज किया है, हमने वेपर प्रेशर के साथ मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाया, तो ये हमें लीनियर ग्राफ मिल रहा है। यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन यहाँ पे एक कंपोनेंट का क्या है, ए कंपोनेंट का 1 है और एक्स बी 0 है, एक्स बी यानी कि सेकंड कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, तो सारा का सारा जो प्रेशर है वेपर प्रेशर है वो इसकी वजह से होगा, ये पी ए नॉट है, और ये सारा का सारा जो वेपर प्रेशर है वो पी बी की वजह से है, क्योंकि यहाँ पर एक्स ए क्या है 0 है। बच्चे बहुत गलती करते हैं इस ग्राफ में, ये चीज, इस चीज पर ध्यान रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम जो जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हम जो जा रहे हैं, ये लाइन क्या बता रही है, बी कंपोनेंट के प्रेशर को बता रही है, और ये लाइन ए कंपोनेंट के प्रेशर को बता रही है, एंड जो ये दो ज्वाइन कर रहे हैं ये टोटल प्रेशर है, राइट। तो जो वेपर प्रेशर होता है वो सेकंड कंपोनेंट के, जो टोटल प्रेशर होता है सेकंड कंपोनेंट का लीनियर फंक्शन होता है, याद रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद राउल्ट्स लॉ आपको एज सच याद रहना चाहिए, हेनरी लॉ एज सच याद रहना चाहिए, एनसीईआरटी में जो लाइन बाय लाइन लिखी हुई है वो आपको याद करनी है। मैंने आपके राउल्ट्स लॉ लिखा है, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये क्या कह रहा है कि वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो हेनरी लॉ होता है वो राउल्ट्स लॉ जैसा ही होता है, ये इसी का ही एक फंक्शन होता है, इसी के जैसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ भी हम कह रहे हैं पार्शियल प्रेशर सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, यहाँ भी कह रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर क्या है, सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए हेनरी इज अ केस ऑफ राउल्ट्स लॉ। अगला हमारा ये है कि वेपर फेज में जब यहाँ पर वेपर्स बन गई, इस वेपर फेज में जो वोलेटाइल कंपोनेंट पहुंचा है उसको अगर आपको कैलकुलेट करना है, अगर उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है जिसको हमने y से शो किया है, तो दिस इज द फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि जहां पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो ईच कंपोनेंट के, ईच वोलेटाइल कंपोनेंट के सम के बराबर होता है। PS इज इक्वल टू PA प्लस PB, जहां पर आप दोनों सॉल्यूशन को, दोनों जो कंपोनेंट है उनको मिक्स करते हो तो ना रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो ना एंडोथर्मिक हो, और जो मिक्सचर का जो वॉल्यूम है वो भी चेंज ना हो, ऐसी कंडीशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा कब होता है, जब एक कंपोनेंट का इंटरेक्शन और दूसरे कंपोनेंट का इंटरेक्शन इज इक्वल टू द दोनों कंपोनेंट का आपस में इंटरेक्शन। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी केस में जो सॉल्यूशन बनते हैं उनको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। उनके एग्जाम्पल आप देख लेंगे, जहां पर भी बेटा फंक्शनल ग्रुप सेम है वो आप आइडियल सॉल्यूशन में लगा के आओगे, जैसे कि एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, ठीक है, बेंजीन, टॉलिन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, तो ये सब क्या बना रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। लेकिन हम पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सारी कंडीशन आइडियल थोड़ी ही होती है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक तो है पॉजिटिव डेविएशन, एक है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन व्हेन सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, PS इज ग्रेटर देन, इक्वल ना होके ग्रेटर देन हो जाएगा, उसको हम पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे। यहाँ पर डेल्टा H ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा V ग्रेटर देन 0 होगा। AA और BB का इंटरेक्शन ज्यादा होता है पहले कंपैरेटिव टू AB इंटरेक्शन। तो इस सारे, ये जो सारे केस हैं भाई पॉजिटिव डेविएशन के हैं। इनके दो एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, यहाँ मैंने लिखे, याद करने हैं। एसीटोन प्लस CS2, एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, दोनों पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। नेगेटिव डेविएशन व्हेन
वेपर प्रेशर ऑफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, डेल्टा एच भी लेस देन 0 होगा, यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, और मिक्सचर का जो वॉल्यूम होगा वो भी लेस देन 0 होगा, डिक्रीज हो जाएगा मिक्सचर का वॉल्यूम। ऐसा कब होता है? जब ए और बी का इंटरेक्शन कम होता है, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसमें जाकर दोनों का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। ज्यादा इंटरेक्शन होने की वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बना लेते हैं, आपस में ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बना लेते हैं, इसीलिए ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। वहीं पर फिनॉल और एनिलीन को अगर मिक्स किया जाता है तो ये दोनों भी नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की। हमारा जो टॉपिक है वो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं? ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। जब हमने दो लिक्विड को आपस में मिलाया, दो सॉल्यूशन को या तो आपस में मिलाया, तो उनका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, अपना बॉइलिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा, एक कांस्टेंट मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सेम ही होता है। वेपर फेज में और लिक्विड फेज में इनका जो मिक्सचर होता है वो कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम में रहते हैं दोनों। साथ में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम दो में डिवाइड करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। यहाँ पे एक चीज बता दूं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो होंगे जो पॉजिटिव डेविएशन वाले होंगे, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो होंगे जो नेगेटिव डेविएशन वाले होंगे। तो उनके एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है ओरिजिनल में से सॉल्यूशन का माइनस कर देना डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सॉल्वेंट से डिवाइड कर देना। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में निकाली जाती है, तो जब हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लेंगे तो हम क्या करेंगे? सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को हम यहाँ पर क्या कर सॉल्यूट के डिनोमिनेटर में से हम इसको नेग्लिजिबल होता है, इसको हम हटा देते हैं। तो n2 अपॉन n1 यहाँ पर रखकर आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा टीबी जो बढ़ गया है बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू kb into m, where kb is a molal elevation constant and m is a molality. Depression in freezing point delta tf is equal to kf into small m. स्मॉल m यहाँ पर भी मोलैलिटी है, और kf क्या है? इट इज अ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट था या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था? ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। OP यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ये फोर्थ हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको पाई से शो करते हैं। पाई इज इक्वल टू CRT, वेयर C इज अ मोलैरिटी। पहली बार मोलैरिटी यूज की गई है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। R इज अ गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 0.0821, एंड T इज अ टेम्परेचर जिसकी वैल्यू रखेंगे हम केल्विन में। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जरूर बताऊंगी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इन सबके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि हम इसको रूम टेम्परेचर पर कैलकुलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाते या घटाते नहीं है टेम्परेचर को। दूसरी बात यह है कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो पॉलीमर्स होते हैं, वो हाई टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को अच्छा माना जाता है, और बहुत कम अमाउंट में ही हम इसको निकाल पाते हैं, इसको मेजर कर पाते हैं, इसीलिए पॉलीमर के केस में इसको अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि पॉलीमर की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, इसीलिए इट इज अ बेस्ट मेथड टू मेजर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। याद रखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस लिए यूज की जाती है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को के मोलर मास को निकालने के लिए यूज की जाती है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर किस लिए यूज किया जाता है? देखिए, जब हम कुछ भी डालते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो उसका या तो एसोसिएशन हो जाता है या डिसोसिएशन हो जाता है सॉल्यूशन में। तो जो मोलर मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं होता, हमें मिलता है एबनॉर्मल मोलर मास। इसी एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए एक फैक्टर लगाया जाता है जिसको हम वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं, और इसकी वैल्यू हम निकालते कैसे हैं? आई से शो करते हैं। आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। I is equal to observed colligative property divided by calculated colligative property, and थर्ड इसका फॉर्मूला है I is equal to total number of particle after dissociation or association divided by total number of particle after बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। मैम हमें याद नहीं रहते, हम भूल जाते हैं, उसके लिए बेटा याद कर लो,
मोलर मास वाला मैं आपको याद करा देती हूँ, नमो ऊपर रखना। नमो आप जानते हो ना, नमो नमो। क्या आप अपने जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी नमो कहते हैं। अगर आप उनके फैन है ना, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नमो ऊपर आएगा, है ना, न्यूमरेटर में आएगा, सबसे ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर है, तो नमो ऊपर आएगा नॉर्मल मोलर मास, और नीचे आएगा एएमओ यानी कि एबनॉर्मल मोलर मास। मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसीलिए अब जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करोगे तो एबनॉर्मल वाली ऊपर आ जाएगी, नॉर्मल वाली नीचे आ जाएगी, एबनॉर्मल वाली ऊपर आ जाएगी, नॉर्मल वाली नीचे आ जाएगी। याद हो जाएगा। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए, वांट ऑफ फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, मुझे पता है 20 मिनट्स हो गए हैं, लेंदी था चैप्टर, आगे निकल गए हम, कोई बात नहीं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अब क्या किया है, इस फॉर्मूले को हमने रिफाइन कर दिया है। ये जो फॉर्मूले हमने याद किए थे चारों, अब हम इनको ऐसे याद करेंगे। इसमें आई को इंट्रोड्यूस करेंगे, इसलिए मैं पर्सनली सबको सजेस्ट करती हूँ हमेशा यही वाले फॉर्मूले याद करें, ये फॉर्मूलों को भूल जाएं। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूलों को याद करें। अगर आप वहां पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो आई की वैल्यू वहां पर 1 रख दो, और अगर इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है क्वेश्चन में तो आई की वैल्यू वहां पर निकाल लेंगे। अब प्रॉब्लम एक और है, 2 फॉर्मूले यहाँ पर मिसिंग है, वो भी जरूर बताऊंगी। अगर डिसोसिएशन हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट का, डिसोसिएशन हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट का, तो हम आई को कैसे निकालेंगे? आई के लिए आप यूज करोगे आई इज इक्वल टू n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 एल्फा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिसोसिएशन। और अगर एसोसिएशन हो रहा है बेटा, एसोसिएशन जैसे कि बेंजीन जो होता है, जैसे कि इथेनोइक जो एसिड होता है, सॉरी जो बेंजोइक एसिड होता है और जो इथेनोइक एसिड होता है, ये क्या हो जाते हैं, डाइमराइजेशन हो जाता है इनका, तो एसोसिएशन हो जाता है। फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 एल्फा। एल्फा यहाँ पर क्या है, डिसोसिएशन, वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है एल्फा। एन क्या होता है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा होता है। आई वांट ऑफ फैक्टर है, यहाँ से भी आप आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, फॉर्मूले में पुट करेंगे और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी रिवीजन हम आज कोशिश करेंगे कि 20 मिनट में कंप्लीट करें। आई होप आपने सॉल्यूशन का रिवीजन कंप्लीट कर लिया होगा और उसके सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, मैंने टाइमर लगा दिया और हम स्टार्ट करते हैं अपना 20 मिनट में फटाफट से रिवीजन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम उन डिवाइसेस की बात करते हैं जो एनर्जी चेंज की बात करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। उसी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन से सेल होते हैं? ये वो डिवाइसेस होती हैं जो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसके लिए सेल जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें हम जनरली पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल को। गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, या फिर बोला जाता है बेटा वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, और या फिर बोला जाता है जिंक कॉपर सेल। राइट, तो जिंक कॉपर सेल का रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए, जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा जिंक +2 में, और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है कॉपर +2 का कॉपर में। इस सेल को रिप्रेजेंटेशन को लिखने के लिए आपको याद रखनी है एक टेक्निक, दैट इज लोन। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लोन का मतलब L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड और N फॉर नेगेटिव। तो ये क्या बता रहे हैं हमें? लेफ्ट साइड पर हमेशा जो होगा उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, उसको हम एनोड कहेंगे, और उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये हमें बता रहा है। तो राइट साइड वाला अपने आप ही क्या हो गया, ये कैथोड हो गया, और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये आप जानते हैं, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। राइट, तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद ये जो एक कंटेनर है, क्योंकि जो 2 कंटेनर हैं वो 2 कंटेनर मिलकर सेल बना रहे हैं, हम यहाँ पर इनडायरेक्ट रेडॉक्स कर रहे हैं। 2 कंटेनर को हमने सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा है। ये जो लाइनें हैं, 2 लाइनें, वो सॉल्ट ब्रिज को शो कर रही हैं। तो इस कंटेनर में कुछ पोटेंशियल क्रिएट होगा जिसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। और पूरे सेल का अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे, सेल पोटेंशियल निकालेंगे, जिसको हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, उसको निकालेंगे हम इस इक्वेशन से, वेयर ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड और एनोड पर जो आप ई की वैल्यू रखोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू रखोगे, इट शुड बी रिडक्शन पोटेंशियल। ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल करते हुए वैल्यू आपको दी हुई होगी, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आपको रखनी है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू दी हुई है तो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू।
साइन चेंज करके रख देंगे, इक्वल ही वैल्यू होती है, बस साइन चेंज होता है। यहीं पर ये ई सेल मैंने निकाला, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में ई सेल निकालना हो, ई नॉट सेल कहते हैं उसको, तो वहां पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे कैथोड का और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे एनोड का, और इसी इक्वेशन से हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हैं। तो इसके बाद अगला हमारा जो फॉर्मूला है वो है शी क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। इसको हम एनोड और कैथोड दोनों की तरह यूज करते हैं जब हमारे पास केवल एक ही इलेक्ट्रोड हो। मेरे पास कैथोड है, मेरे पास एनोड नहीं है, और मुझे सेल का पोटेंशियल निकालना है, तो मैं वहां पर शी लगा दूंगी। शी क्या करेगा? कैथोड मेरे पास था, एनोड का काम करेगा। अगर मेरे पास एनोड है तो मैं शी लगा दूंगी, एनोड मेरे पास था, ये कैथोड का काम करेगा, कि ये दोनों की तरह काम कर सकता है। उसका रीजन ये होता है कि जो इसका जो ई नॉट सेल होता है बेटा, जो ई नॉट होता है इसका वो 0 होता है, तो इट कैन बी एक्ट एज cathode as well as anode, and it is used for the construction of cell and to know the E cell of any constructive cell, right? Next हमारी चीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? जब हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एसआरपी वैल्यू की फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो जो एक सीरीज बनती है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। जैसे कि आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखी होगी, एक सीरीज बनी हुई है, वहां पे सेंटर में आपको हाइड्रोजन दिया हुआ है जिसके लिए ई सेल की वैल्यू बेटा 0 है, जिसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। सबसे टॉप पे आपको दे रखा है फ्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है और रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, और सबसे लास्ट में दे रखा है आपको लिथियम, उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो 0 से नीचे वाले सारे जो एसआरपी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, और हाइड्रोजन से ऊपर वाली सबकी जो वैल्यूज हैं एसआरपी वैल्यूज, वो क्या है? नेगेटिव हैं। तो जिनका एसआरपी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, मैंने उल्टा लिख दिया 0 से ऊपर वाले सारे पॉजिटिव हैं, 0 से नीचे वाले सारे नेगेटिव हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में बना हुआ है। यानी कि जिनकी हायर वैल्यू होती है, जिनकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होती है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। इसका मतलब है कि वो आसानी से रिड्यूस होते हैं। आपको पता है फ्लोरीन आसानी से रिड्यूस होकर F नेगेटिव बना देता है। जिनकी लोअर एसआरपी वैल्यू होती हैं, जो ये नीचे रखे हुए हैं, जिनकी नेगेटिव में वैल्यू, जैसे कि लिथियम, जैसे कि सोडियम, जैसे कि मैग्नीशियम, तो लोअर एसआरपी वैल्यू जिनकी होती है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, सॉरी, वो दूसरों को आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं करते। दीज आर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्चुअली दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, खुद आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। आपको पता है मेटल बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, या फिर जिनकी हायर एसआरपी वैल्यू होती है, जब आप सेल का कंस्ट्रक्शन कर रहे होगे, इस वाले सेल का कंस्ट्रक्शन कर रहे होगे, तो आपको क्या देखना है कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो इट विल एक्ट एज अ कैथोड, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो इट विल एक्ट एज अ एनोड। ये आपको हमेशा याद रखना है। सेल जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको जो एसआरपी वैल्यू दे रखी है उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कैथोड होगा और कौन वहां पर एनोड होगा। नेक्स्ट बात है डेल्टा जी, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में देखूं तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल, वेर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। कितना ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन निकले और उनको रिडक्शन वाले जो आपका आयन था उसने एक्सेप्ट किया, तो स्मॉल एन क्या है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द cell formation, during the cell reaction, during the redox reaction. This is the N. F is a Faraday जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम, और E नॉट सेल इज अ सेल पोटेंशियल जो आपने निकाला था E कैथोड माइनस E एनोड से, यहां से निकालते हैं। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी होती है। आपको पता है कि डेल्टा G की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो सेल कैसा होगा? आपका फिजिबल होगा, मतलब आपका सेल ठीक से काम करेगा, अपने आप काम करेगा, उसमें जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। तो अगर आपसे पूछ रहा है, वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि सेल स्पॉन्टेनियस है, सेल फिजिबल है, तो आप कैसे निकालोगे? आप डेल्टा जी की वैल्यू से निकालोगे, डेल्टा जी की वैल्यू देखकर निकालोगे। उससे भी पहले आपको ये देखना होगा कि अगर ई नॉट सेल की वैल्यू बेटा पॉजिटिव आई, ई नॉट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो आपका डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी और सेल फिजिबल होगा। लेकिन अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव है,
ई कैथोड और ई एनोड को जब आपने माइनस किया, इनके रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस किया और वैल्यू नेगेटिव आई, तो ये माइनस होता है यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डेल्टा जी की वैल्यू प्लस हो जाएगी, और डेल्टा जी की वैल्यू अगर प्लस होती है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी जैसे ही पॉजिटिव होगा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, सेल फिजिबल नहीं होगा, राइट। ई नॉट सेल की वैल्यू अगर जीरो आती है तो डेल्टा जी भी जीरो हो जाएगा और रिएक्शन या सेल इज एन एट इक्विलिब्रियम। मेरे हाथ में चोट लगी है इसलिए राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन कोशिश कर रही हूं कि मैं ऐसा लिख सकूं कि आपको समझ में आए। तो नेक्स्ट है हमारी नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या बताती है, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात नहीं होती यहाँ पर, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो, किसी भी कंसंट्रेशन में जब कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो, सेल जब काम कर रहा है, कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो, तब किस तरह से हम उसका पोटेंशियल निकालेंगे, वो हम नर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये स्टैंडर्ड है, ये जो चेंज हो रही है उस टाइम है, और ये एन क्या है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन और ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन, और लॉग क्यू, क्यू इज अ रिएक्शन कोशेंट। एट दैट टाइम क्या चेंज हुआ है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में। अगर मैं आपको आसान तरीके से बताऊं तो लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा पावर में, जैसे हम इक्विलिब्रियम में करते थे, ठीक है। ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिखा है, अगर टेम्परेचर आपको जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा होगा, आपका ये फॉर्मूला ही एप्लीकेबल होगा, नहीं तो मैं आपको बेसिक फॉर्मूला भी यहां पर लिख देती हूं, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT NF log Q। ये बेसिक फॉर्मूला है बेटा, इतना गंदा मार्कर चल रहा है हमारा, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो ये बेसिक फॉर्मूले में हमने क्या किया, 2.303, R की वैल्यू 8.304, T की वैल्यू 298 केल्विन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर है, और F की वैल्यू 96500। इस सब को हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमारी वैल्यू ये आ गई 0.059। आपके लिए आसान हो जाता है न्यूमेरिकल में करना, और बोर्ड में आपके लिए ये फॉर्मूला मुझे लगता है काम कर जाएगा, आपको इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन एमसीक्यू के लिए आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि अगर टेम्परेचर कुछ और है, एट ये जो इक्वेशन इट इज एप्लीकेबल एट ऑल टेम्परेचर एंड दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो इस तरह से ये नर्स्ट इक्वेशन होती है। अब अगर इक्विलिब्रियम में है सेल इक्विलिब्रियम में है, तो आपको मैंने पहले भी बताया, तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ई सेल की वैल्यू जीरो होगी। तो जब ई सेल की वैल्यू जीरो होगी तो रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में है तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पर हम अब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। ये जीरो हो चुका, तो क्या ये जीरो हो चुका ई सेल, तो अब क्या फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम, और के इक्विलिब्रियम क्या है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके बाद में देखते हैं हम फटाफट फॉर्मूले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, जल्दी से कीजिए इसको कॉपी। तो 8th पॉइंट, यानी कि अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इस सेल के अंदर भी जो एनोड होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हो रहा था। लेकिन वहां पर एनोड नेगेटिव था, यहाँ पर एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड नेगेटिव होगा, राइट। साइन चेंज हो जाता है इलेक्ट्रोड का। इलेक्ट्रोड क्या होता है, मेटल की स्ट्रिप होती है जिस पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस मेटल की स्ट्रिप को आप एनोड कहते हो, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो हम उसको कैथोड कहते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेल, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडक्टेंस की। किसी भी जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं तो हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस यानी कि कितनी आसानी से उसके अंदर करंट चल रहा है, कितनी आसानी से उसका आयनाइजेशन हो रहा है। कंडक्टेंस को हम जी से शो करते हैं, और जी इज इक्वल टू होता है 1/r, वेर r इज अ रेजिस्टेंस। जी हाँ, वही वाला रेजिस्टेंस जो क्लास 10th में पढ़ा है, जो करंट को चलने के बीच में रुकावट पैदा करता है, वही रेजिस्टेंस है ये।
जिसे हम ओम्स ने अपने लॉ से एक्सप्लेन किया था, V इज इक्वल टू आई आर, ये वही रेजिस्टेंस है, राइट। तो कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी, क्योंकि 1/r है और r की यूनिट ओम होती है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, या फिर मो भी कहते हैं, या फिर साइमंस भी कहते हैं। जो एसआई यूनिट है बेटा वो ओम इनवर्स है, एसआई यूनिट पूछेगा ओम इनवर्स लिखेंगे। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी क्या होती है, जैसे रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी होती है ऐसे ही कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी होती है। रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी होती है जिसको हम रो से शो करते हैं, कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी होती है जिसको हम कप्पा से शो करते हैं। ये कप्पा के जैसा बनाते हैं, एग्जैक्टली मुझसे ठीक से बना नहीं ना, थोड़ा स्टाइलिश सा के होता है, ये कप्पा कहता है इसको। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। रो क्या है, रो वही है, रेजिस्टिविटी है। तो जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, 1/r है। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि 1/रो है। और रो का फॉर्मूला आपको पता ही है, RL/A, तो 1/R L/A, ये फॉर्मूला कप्पा का हो जाएगा। और यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी आप लिख सकते हो, कप्पा की यूनिट। उसके बाद हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे। अगर हम मोलर, आपका सॉल्यूशन है, हम सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं, तो हम उसकी मोलर कंडक्टिविटी अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, लेमडा एम से डिनोट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को, इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, वेयर एम इज अ मोलैरिटी। एम क्या है, मोलैरिटी है। मोलैरिटी का यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, या फिर लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब हो सकती है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर दो फॉर्मूले लिखे हैं, एक में 1000 ऊपर लगाया, एक में 1000 नीचे लगाया है। दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, स्टार लगा लो, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। करना क्या है, अगर कंडक्टिविटी की वैल्यू, कप्पा की वैल्यू साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ। अगर कप्पा की वैल्यू साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखी है तो 1000 ऊपर आएगा बेटा फॉर्मूले में, और अगर ये कप्पा की वैल्यू साइमन मीटर इनवर्स में दे रखी है ना तो 1000 नीचे आएगा। मोलर जो मोलैरिटी है उसकी यूनिट मोल पर लीटर या मोल पर डीएम क्यूब ही रहेगी, केवल कप्पा की यूनिट डिसाइड करेगी कि 1000 ऊपर आएगा या नीचे आएगा। अगर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है तो 1000 ऊपर आएगा, साइमन मीटर इनवर्स है तो 1000 नीचे आएगा, ये आपको याद रखना है। इसी तरह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे, नॉर्मेलिटी की बात करेंगे, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, ये नॉर्मेलिटी है, ये मोलैरिटी थी। इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वहां पर हम नॉर्मेलिटी यूज करेंगे। यहाँ पर 1000 ऊपर आया है, इसका मतलब जो कप्पा है वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है इसकी यूनिट। अगर 1000 यहाँ पर भी नीचे आएगा तो क्या हो जाएगी, साइमन मीटर इनवर्स हो जाएगी। ये दोनों चीजें बहुत याद रखनी है आपको। आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें ये वाला फॉर्मूला आपने यूज किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेल कांस्टेंट यानी कि जी स्टार। इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल एल अपॉन ए, एल यानी कि लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, और ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। तो जी स्टार ये होगा। जी और जी स्टार यानी कि कंडक्टेंस में और सेल कांस्टेंट में एक रिलेशन होता है जिसे कहते हैं कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। जी की जगह हम 1/r भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या सिचुएशन दे रखी है, क्या क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी स्टार इज इक्वल टू जी इज इक्वल, हाँ ठीक है, जी स्टार इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कप्पा इंटू आर, ये भी हो सकता है फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ से ऐसे डराइव कर लेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार होता है। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ कप्पा एंड मोलर कंडक्टिविटी। जब आप डाइल्यूशन करते हो तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो आपका सॉल्यूशन है, डाइल्यूशन करने पर उसकी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंज होता है। डाइल्यूशन करने पर जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या करते हो आप, यहाँ पर मान लो ये आपके पास 10 इसके अंदर आयन प्रेजेंट है, आपने इसका डाइल्यूशन किया यानी कि इसमें और वाटर ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, ये 10 आयन 1 लीटर में प्रेजेंट थे, अब आपने इसका वॉल्यूम 2 लीटर कर दिया, तो 1 लीटर में अब कितने आयन प्रेजेंट है, 5 आयन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो गए। इसीलिए जो
आपकी कप्पा है जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी पर ml आयन कितने प्रेजेंट होते हैं चीज पर डिपेंड करती है। इट इज अ यूनिट फैक्टर, इट इज अ यूनिट फैक्टर, ये यूनिट फैक्टर पर डिपेंड करती है। पर ml में कितने आयन है उस पर डिपेंड करती है। डाइल्यूशन करने पर आयन पर ml में कम हो जाते हैं, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ता है डाइल्यूशन का? जब आप डाइल्यूशन करते हो तो देखो आयन में तो कुछ बदलाव नहीं आता, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जो आयन है वो उनको घूमने के लिए, उनकी मोबिलिटी के लिए उनको ज्यादा जगह मिलती है, तो वो ज्यादा उनको मोबिलिटी होती है। जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी, आयनिक मोबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका मतलब डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, वो घटती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक पॉइंट और याद रखेंगे, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा इसलिए होता है बेटा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो जाते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। जब आप डाइल्यूशन करते हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो पहले ही डिसोसिएट हो चुका होता है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, उनका डिसोसिएशन बढ़ता है। तो डाइल्यूशन करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी है, जो मोलर कंडक्टिविटी है, वो ज्यादा इंक्रीज होती है। अब हम एक रिलेशन देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे। डेल्टा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाया हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाओ तो ये देखो ये ग्राफ सीधा ही जा रहा है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप कर दोगे अगर, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है यहाँ पर, अगर कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गई तो उसे हमने क्या कहा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया है। तो ये किस केस में देखने को मिलता है आपको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखने को मिलता है। इसको हम कह रहे हैं डेल्टा एम नॉट या फिर डेल्टा एम इनफाइनाइट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपने कर दिया है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्या हो गई है, उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा एम नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पूरी चीज को, इस पूरे ग्राफ को हमने किस इक्वेशन पर बेस्ड है, ये डिबाई हकल इक्वेशन, वेयर डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा एम नॉट माइनस ए रूट सी, वेयर डेल्टा एम इज अ मोलर कंडक्टिविटी, delta m naught is a molar conductivity at infinite dilution, root c is a concentration और a is a constant which is depend on the nature of electrolyte। अब इसमें 3 या 4 फॉर्मूले और रह गए हैं, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। 15 फॉर्मूले हम कर चुके हैं और 16 फॉर्मूला है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे निकालेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसके लिए यूज करेंगे हम ये फॉर्मूला लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, वेयर लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा एम नॉट क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी। राइट, आपको ये पता है, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में। अगर यहाँ पर हम अल्फा की जगह ये वाला फॉर्मूला पुट कर दे, ये वाली वैल्यू पुट कर दे, तो हमको ये मिल जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, एमसीक्यू में एक बार आया हुआ है, स्टार लगा लेंगे इसके ऊपर। न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनता है। नेक्स्ट हमारा कोलाश लॉ। कोलाश लॉ हमें ये कहता है कि भाई जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी क्रिएट होती है, वो कंडक्टिविटी किस लिए क्रिएट होती है कि जो उसमें जो कैटायन और एनायन है उनके समेशन, जो उनकी लिमिटिंग कंडक्टिविटी है, उनके समेशन की वजह से पूरी कंडक्टिविटी क्रिएट होती है। कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई वहां पर इलेक्ट्रोलाइट डाला है तो वो आयंस में टूटा है, उसके आयंस का जो माइग्रेशन होगा, उसके आयंस के जो कंडक्टिविटी होगी, उसके समेशन से ही पूरे सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो डिसाइड होगी। तो कोलाश लॉ यूज किया जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी, और इस पर सीधे सीधे न्यूमेरिकल आते हैं। डेल्टा एम नॉट इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनआयन। फॉर एग्जांपल, अगर आपको NaCl की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। राइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दोनों के सम के बराबर ही मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की। दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। लिमिट लग गई, इससे ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं। डाइल्यूशन आपने इनफाइनाइट कर दिया, अब कंडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एंड इट इज मोलर कंडक्टिविटी।
राइट। इसी तरह से अगर यहाँ पर BSO4 ले लिया जाए, BSO4, तो क्या होगा, लेमडा बेरियम +2 प्लस लेमडा SO4 -2, राइट। अगर यहाँ पर K2SO4 ले लिया जाए तब कैसे निकालेंगे, लेमडा K पॉजिटिव, यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव के 2 आयन है, K के 2 आयन है, 2 आयन यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्रिएट करेंगे, और सल्फेट -2 एनायन की कंडक्टिविटी का जो सम होगा वो क्या बनाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K2SO4, राइट। लास्ट हमारा फैराडेज लॉ, मुझे पता है 20 मिनट हो गए हैं, आप घड़ी की तरफ देख रहे हो, लेकिन एक दो फॉर्मूले और बच्चे हमारे। फैराडेज लॉ हमें क्या बताता है कि जब आप चार्ज, कोई सम चार्ज आप पास करते हो किसी सेल के अंदर, तो उस चार्ज की वजह से क्या है, जो मास डिपॉजिट होता है वो उस चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये मास डिपॉजिट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। Q की वैल्यू IT के बराबर होती है, तो W इज प्रोपोर्शनल टू IT, और प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने के लिए हमने लगा दिया यहाँ पर Z, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, राइट। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर आपने 3-4 सेल को क्या कर दिया, सीरीज में जोड़ दिया है, आपने सेल को, तो क्या होगा कि इन सेल पर करंट तो सेम पास हो रही है, सीरीज में जोड़ रहे हैं, सेम करंट जारी है, तो इन पर जो डिपॉजिट होगा इक्विवेलेंट, वो क्या होगा, वो सब पर बराबर होगा। इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ C। और इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो यहाँ से भी एक न्यूमेरिकल आता है बेटा फेराडेज से, तो आप इसको भी कर लेंगे। इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, 20 मिनट से थोड़ा ऊपर हो गया होगा, बट कोई नहीं, हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हो, किसी फॉर्मूले में प्रॉब्लम हो, किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो, तो आप अपने डाउट हमें शेयर कीजिए, हम जरूर उनको क्लियर करा। टाइमर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम भी अपना चैप्टर। तो पहली चीज केमिकल काइनेटिक्स, क्या पढ़ते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स हमें बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, और उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पे हम जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम। भाई कोई रिएक्शन चल रही है, कोई रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ निकाला जाए तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो इस कॉन्सेंट्रेशन चेंज को ही हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जो रिएक्टेंट है वो क्योंकि डिसअपियर हो रहा है और प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है रिएक्शन के अंदर, तो हम कैसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर मेरे पास ये इक्वेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम चेंज होगा, लेकिन ये रिएक्शन में डिसअपियर हो रहा होगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, तो इसके आगे माइनस साइन आएगा। ग्राफ आप समझ के होंगे, छोटू सा बनाया मैंने यहाँ पे। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -dA अपॉन dt। R क्या डिनोट कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट कर रहा है, इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt। देखिए A और B के कंपैरिजन, अगर मैं A और B का कंपैरिजन कर रही हूं तो A का एक मॉलिक्यूल, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है और B के 2 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिस दर से, जिस रेट से A का 1 मोल रिएक्शन में डिसअपियर होगा, B का आधा मोल डिसअपियर होगा। ये बात समझ में आ रही है, मोल कंसेप्ट से ये बात समझ में आती है। तो इसीलिए यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड करना होता है, राइट। अभी मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी आपको। और अब क्या बचा है, हमारी तीसरी चीज क्या बची है, प्रोडक्ट बचा है। रिएक्टेंट तो हमने सारे लिख लिए, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, रिएक्शन में अपीयर हो रहा है, तो प्लस का साइन आएगा, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे किसी भी रिएक्शन के लिए, तो रिएक्टेंट के आगे माइनस का साइन लगाएंगे और प्रोडक्ट के आगे प्लस का साइन लगाएंगे। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको रिएक्शन में दे रखा है तो वो डिनोमिनेटर में आएगा। चलिए, एक इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में भी आ चुका है और
एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। इसका देखते हैं कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो ROR क्या होगा यहाँ पे, दिस इज रिएक्टेंट 1/5 माइनस concentration of Br negative divided by dt is equal to concentration of BrO3 negative upon dt is equal to, अब ये 6H पॉजिटिव है, रिएक्टेंट साइड है, माइनस आ जाएगा, 1/6 हो जाएगा, concentration of H पॉजिटिव अपॉन dt is equal to 1/3, पॉजिटिव का रहेगा, प्रोडक्ट है ये, change in concentration of Br2 with time, change in concentration of water with time. This is the rate of reaction of this given reaction. ठीक है, इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, आपको कोई भी दे देगा आप लिख लोगे। चलिए नेक्स्ट चीज है RLE, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन हमें समझ में आ गया। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, जब भी कोई आपको रिएक्शन दी होती है तो जो रिएक्शन का रेट है, रेट मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम, इज प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है और इसकी कुछ पावर होती है ना। पूरा जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट खत्म हो जाए रिएक्शन में, या फिर उसका जो जितने आप स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लोगे उतने ही मोल पार्टिसिपेट करे रिएक्शन में। एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि जो इसकी पावर होती है बेटा, वो एक्सपेरिमेंट से ही हम निकालते हैं और वो हर एक रिएक्शन के लिए, हर एक स्पीसीज के लिए अलग अलग होती है। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर x, B की पावर y। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर K लगा देते हैं। K क्या होता है यहाँ पर, K इज अ रेट कांस्टेंट। K क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट। तो मोटी मोटी बात आपको अब तक क्या पता चली कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना कैसे है, रिएक्टेंट को डिसअपियर कराना है और प्रोडक्ट को अपीयर कराना है। फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है रेट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आपको कोई इक्वेशन मान लो ये दे रखी है, तब आप इसके लिए RLE, और मैंने आपसे यहाँ पर ROR नहीं कहा, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कहा, रेट लो एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, तो रेट लो एक्सप्रेशन होगा R इज इक्वल टू, ये RORE वाला ही R है, R इज इक्वल टू K चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर x की पावर y। मैम आपने स्मॉल a स्मॉल b क्यों नहीं लगाया, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d आर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हो तो जो पावर होती है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होती, वो क्या होती है, वो होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आ जाइए अब, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो अब आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा उसमें जो पावर लगाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, उसका जो सम होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। स्टोइचियोमेट्री नहीं होता, क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अगर मैं A की बात करूं तो A का ऑर्डर क्या है विद रिस्पेक्ट ऑफ A, ऑर्डर क्या है रिएक्शन का X। विद रिस्पेक्ट ऑफ B ऑर्डर क्या है रिएक्शन का Y। अगर मैं कह रही हूं कि पूरी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया बेटा x प्लस वाई। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे। आपको कुछ दे रखा होगा क्वेश्चन में, कोई डेटा दे रखा होगा, उसकी हेल्प से निकालोगे x प्लस वाई। अब यहां पर याद रखें x इज नॉट इक्वल टू a, y इज नॉट इक्वल टू b, दीज आर नॉट इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है। अब ऑर्डर के बारे में और क्या चीजें याद रखनी है, स्टार लगाएं। ऑर्डर जो होगा आपका, इट में बी 0, इट में बी इंटीजर, इट में बी फ्रैक्शनल। फ्रैक्शन भी हो सकता है, रिएक्शन का ऑर्डर हाफ भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 2 3 भी हो सकता है, राइट। तो ऑर्डर के बारे में ये चीज याद रखेंगे। और ऑर्डर जो होता है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होता, ये अलग चीज है, एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। चलिए यूनिट ऑफ के, यानी कि जो हमने ये के यूज किया था, जो हमने रेट कांस्टेंट यूज किया था, उसकी यूनिट क्या होगी। तो के की यूनिट निकालने के लिए अगर मैं इक्वेशन पे देखूं तो के की यूनिट क्या होगी, के इज इक्वल टू आर अपॉन ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ये यहीं से निकालेंगे। रेट की यूनिट क्या होती है, जो आपने ROR निकाला था इसकी यूनिट क्या होती है, देखो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम है।
रेट की यूनिट होती है बेटा कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, यानी कि मोल पर लीटर इज कॉन्सेंट्रेशन, टाइम इज डिवाइडेड बाय सेकेंड टाइम, जो भी आपको दे रखा है, सेकेंड, मिनट, जो भी। ठीक है, तो आप यहां से सॉल्व करेंगे तो दिस इज द यूनिट ऑफ के, मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, वेयर एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो भी ऑर्डर आपको रिएक्शन का आ रहा है उसी के हिसाब से के की वैल्यू चेंज होती रहेगी। इसका मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के की वैल्यू स्पेसिफिक होती है। आप के की वैल्यू को देखकर ऑर्डर भी बता सकते हो रिएक्शन का। देखिए, अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, एन की जगह जीरो रखोगे, 1 माइनस जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो एन की जगह 1 रखोगे, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो। ये पूरी यूनिट जीरो हो जाएगी, जिसकी पावर जीरो होती है वो 1 हो जाता है ना, ये पूरी यूनिट 1 हो जाएगी और आपको क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स बचेगा। तो यूनिट क्या होगी के की, सेकेंड इनवर्स होगी। इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर 1 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, -1 आएगी पावर में, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये आप याद रखेंगे। अगर एन की वैल्यू हाफ होगी उसी हिसाब से फिर हम यहाँ पर यूनिट निकालेंगे। तो यूनिट को देखकर हम क्या बता सकते हैं, रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं, ऑर्डर को देखकर हम के की यूनिट बता सकते हैं। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, बाकी करते हैं हम इसके बाद। 7th अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन कितने टाइप की होती है। रिएक्शन को हमने पहले भी कैटेगराइज करा था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। रिएक्शन को हम दो में और डिवाइड कर सकते हैं, उनके टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब उनके मैकेनिज्म के बेस पे। एलिमेंट्री रिएक्शन 1 स्टेप रिएक्शन होती है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती हैं जो कई स्टेप में कंप्लीट होती हैं। और यहाँ पर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी अगर आपको निकालना है तो आपको स्लोएस्ट स्टेप जो होगा उस रिएक्शन का, जो RDS होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, उसको ही कंसीडर करेंगे। मॉलिक्यूलरिटी की मैंने जिक्र किया था, क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी, जो भी नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, उनको हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ उससे हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं रिएक्शन की। एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, तो जितने भी स्पीसीज, जितने भी नंबर ऑफ स्पीसीज पार्टिसिपेट करेंगे वो मॉलिक्यूलरिटी होगी। जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो इंटीजर होगी, 1 होगी, 2 होगी, कभी 0 नहीं होगा, कभी फ्रैक्शनल नहीं होगा। मतलब अगर जीरो मतलब मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, इसका मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रही। कोई भी मॉलिक्यूल आधा नहीं, 2.5 नहीं, ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करता, पूरा मॉलिक्यूल रिएक्शन के अंदर जाता है, तो ये फ्रैक्शनल और जीरो नहीं हो सकती। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर फ्रैक्शनल और जीरो हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल और जीरो नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी आप निकाल सकते हो रिएक्शन की देख के, लेकिन ऑर्डर आप रिएक्शन को देख के नहीं निकाल सकते, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन के लिए 3 होगी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, रिएक्शन में जो स्पीसीज आपस में टकराती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में नहीं टकराते, तो मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी शुड बी 3। इंपॉर्टेंट है ये भी। अब जो अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको दे रखी है, जो ये स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये असर्शन रीजन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार करेंगे इसको भी। जो ऑर्डर है रिएक्शन का, वो हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर 3-4 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो उससे हम ऑर्डर निकालेंगे। रिएक्शन का ऑर्डर इज गिवन बाय RDS and molecularity of the slowest step is same as the order of the overall reaction। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसको देख के मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड होगी, और जो मॉलिक्यूलरिटी होगी रिएक्शन की वही उसका ऑर्डर होगा इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। चलिए जीरो ऑर्डर की बात करते हैं। जीरो ऑर्डर कौन सी रिएक्शन होती है, जहां पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा रेट ऑफ रिएक्शन। तो R इज इक्वल टू, ये मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, R इज इक्वल टू के, ए की पावर, ए की जगह R कर लो, मैंने रिएक्टेंट यहाँ पर R लिया है, R कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो R की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो R की पावर 0, राइट। अगर R की बात करूं मैं, रेट की बात करूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -dR/dt, दैट इज के, और यहां से ये फॉर्मूला आता है के का। अगर हम इसका ग्राफ निकालते हैं, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे, R और T के बीच में, इस वाली इक्वेशन से बेटा ग्राफ निकाल रहे हैं, R और T के बीच में ग्राफ निकालेंगे तो नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन आएगी, और जो स्लोप होगा वो उसकी वैल्यू -k होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होते हैं जीरो ऑर्डर के, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन,
और डिकम्पोजिशन ऑफ गैस एट मेटल सरफेस, अमोनिया का डिकम्पोजिशन, HI का गोल्ड के ऊपर डिकम्पोजिशन, ये एग्जाम्पल हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जहां पर जो रेट है रिएक्शन का, वो कंसंट्रेशन की जो पावर होती है वो उसकी वो 1 होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर रेट लिखा इस रिएक्शन के लिए, तो K चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, इसकी पावर 1, इट मीन्स इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर इसका हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालें तो हमें मिलेगी ln R अपॉन R नॉट इज इक्वल टू माइनस KT, और अगर इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आपको याद करनी है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल इसी से ही आएगा, यहीं से ही बनेगा बेटा न्यूमेरिकल, इसको याद करेंगे। 2 ग्राफ हैं आपके फर्स्ट ऑर्डर में, एक आपने यहाँ पर याद किया जीरो ऑर्डर में, 2 आप याद करोगे फर्स्ट ऑर्डर में। यहाँ पे इस वाली इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन से ग्राफ निकाला है, और ये C, इसको C कर लो, इसको B कर लो। इस इक्वेशन से ग्राफ आया है, ln R और T के बीच में ग्राफ निकाल रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप के साथ स्लोप क्या दे रहा है, -K दे रहा है। इस इक्वेशन से अगर हम R नॉट R के बीच में और T के बीच में ग्राफ निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव यहाँ पर स्लोप आ रहा है, और जो उसकी वैल्यू होगी वो K अपॉन 2.303 होगी। याद रखेंगे इस वाले ग्राफ को भी। एग्जाम्पल क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O, ये मेन एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के। अगर रिएक्शन गैस फेज में दे रखी है, जैसे N2O5 एक गैस है, N2O एक गैस है, अगर यहाँ पर रिएक्शन गैस फेज में दे रखी है तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर प्रेशर कंसीडर किया जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगी, फॉर्मूला क्या लगाना है, अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला ये लगाओगे, प्रेशर चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला ये लगाओगे, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाई 2PI माइनस PT, वेयर PT इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, PI इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर। याद रखेंगे गैस फेज के लिए जो रिएक्शन इक्वेशन होती है वो चेंज होती रहती है, वो डिपेंड करती है कि आप किस रिएक्शन के लिए लिख रहे हो। आपकी NCERT के, आपके CBSE के सिलेबस में ये वाली रिएक्शन, डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन के लिए यही इक्वेशन लगेगी, तो आपको इसे ही याद करना है, इंपॉर्टेंट। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बाद अगली चीज हमने क्या पढ़नी है, हाफ लाइफ पढ़नी है। हाफ लाइफ क्या होती है, जितने टाइम पीरियड में रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, उसे रिएक्शन की हाफ लाइफ कहते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ होती है रिएक्शन की, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। T हाफ इज इक्वल टू R नॉट अपॉन 2K। R नॉट क्या है, यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, K यहाँ पर रेट कांस्टेंट है। लेकिन वहीं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। इट मीन्स इट जो T हाफ है ये डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड नहीं करती इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर, डिपेंड नहीं करती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फॉर्मूले पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आने वाले हैं, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का T हाफ का फॉर्मूला, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हायर ऑर्डर रिएक्शन होती हैं लेकिन बिहेव करती हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह। स्यूडो मतलब झूठी, है ना, झूठी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करती हैं, लेकिन ये हायर ऑर्डर रिएक्शन होती है। मतलब जो बाई और मॉलिक्यूलर रिएक्शन अगर हो, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हो और उनमें से एक मॉलिक्यूल जो वाटर हो, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा केवल एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाएंगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहलाएंगी। एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, और दूसरा एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। बायोमॉलिक्यूल में ये रिएक्शन पढ़ोगे। नेक्स्ट आर्हीनियस रिएक्शन। आर्हीनियस रिएक्शन क्या एक्सप्लेन करती है कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट है रिएक्शन का, वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं K इज इक्वल टू A E की पावर माइनस EA अपॉन RT, वेयर K इज अ रेट कांस्टेंट, A इज अ आर्हीनियस फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, EA इज अ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। अब मैम एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, उसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ एक ग्राफ भी बना दिया है। आपको पता है कि अगर हम एनर्जी ग्राफ बनाए और ये रिएक्टेंट की एनर्जी है मान लो और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, तो चेंज इन एनर्जी क्या होगी, H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट। और
ये जो रिएक्टेंट है जो एनर्जी लेकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचता है, इस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अगर अलग अलग टेम्परेचर हो और अलग अलग रिएक्शन हो, दो रेट हो रिएक्शन के, दो रेट कांस्टेंट हो K2 और K1 अगर हम मान ले, तो किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट किया जाएगा? तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब अगर ग्राफ निकालें इस वाली रिएक्शन के लिए, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ln k और 1 अपॉन टी में अगर ग्राफ निकालेंगे तो नेगेटिव स्लोप के साथ वैल्यू आएगी माइनस EA अपॉन 2.303 R। ln k नहीं, log k के साथ अगर निकालेंगे, ln k के साथ निकालेंगे तो स्लोप की वैल्यू आएगी माइनस EA अपॉन R, राइट। चलिए 18 और लास्ट फॉर्मूला, ये कोलिजन थ्योरी का फॉर्मूला है। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कोलिजन पर डिपेंड करता है पार्टिकल्स के, मॉलिक्यूल्स के। तो जेड ई माइनस EA अपॉन RT, वेयर जेड क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इस पर कभी कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारा चैप्टर हो गया डन हमारा, केमिकल काइनेटिक्स हमने कर लिया, ठीक है। कोशिश की है मैंने सारा कुछ कवर करने की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप फटाफट से करिए बेटे इस चैप्टर का रिवीजन, इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।